नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की पड़ताल कर रहे हैं जो इतिहास, संस्कृति और कुदरती खूबसूरती से तो कह सकते हैं लबरेज है, पर साथ ही जिसकी रगों में जटिल राजनीतिक सच्चाइयां और शायद कुछ गहरे जख्म भी दौड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन इलाके में बसे बोस्निया और हर्जेगोविना की। हमारे पास इस मुल्क से जुड़ी काफ़ी जानकारी है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके सबसे अहम पहलुओं को खंगालें और समझें। इसकी भौगोलिक पहचान से लेकर इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास, मिलीजुली संस्कृति और हाँ, आज की चुनौतियों तक। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसी जगह है जहां सदियों से अलग-अलग तहजीबें और इतिहास आकर मिलते रहे हैं। इसकी यही विविधता इसे खास बनाती है और इसकी कहानी वाकई समझने लायक है। जैसे इसकी राजधानी सरायवो को यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है और ये नाम ही अपने आप में यहाँ की बहुसांस्कृतिक विरासत का गवाह है, जहाँ आपको मस्जिदें, चर्च और सिनेगॉग सब साथ-साथ खड़े मिलेंगे। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कुछ बिल्कुल बुनियादी बातों से। नक्शे पर बोस्निया और हर्जेगोविना कहाँ है? जैसा हमने जिक्र किया, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। राजधानी सरायवो। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि देश का नाम असल में इसके दो मुख्य ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। उत्तरी, जो बड़ा हिस्सा है, वो बोस्निया कहलाता है। ये ज्यादातर पहाड़ी और जंगलों वाला है। और दक्षिणी छोटा हिस्सा हर्जेगोविना है। वो ज्यादातर पथरीला है और वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। अच्छा। इसकी सरहदें उत्तर और पश्चिम में क्रोएशिया से, पूर्व में सर्बिया से और दक्षिण पूर्व में मॉन्टेनेग्रो से मिलती हैं। और एक और अहम बात, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर के साथ इसकी एक बहुत छोटी सी, करीब 20 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है। अच्छा, यानी समुद्र तक पहुंच है, भले ही बहुत थोड़ी सी। क्षेत्रफल लगभग 51,200 वर्ग किलोमीटर है, मतलब बहुत बड़ा देश तो नहीं है। और 2023 के अनुमान के मुताबिक जनसंख्या करीब 32 लाख। आकार भले ही औसत हो, लेकिन जैसा आपने इशारा किया, विविधता यहाँ कूट कूट कर भरी है। ये विविधता यहाँ के लोगों और उनकी पहचान में कैसे झलकती है? जैसे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ? देखिए, आधिकारिक तौर पर 3 भाषाएं हैं, बोस्नियाई, क्रोएशियन और सर्बियन। ये तीनों भाषाएं दक्षिण स्लाविक भाषा परिवार का हिस्सा है और व्याकरण और शब्दावली के स्तर पर बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि बोलने वाले अक्सर एक दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्हें अलग-अलग आधिकारिक दर्जा हासिल है और ये सीधे तौर पर देश की 3 प्रमुख संवैधानिक जातीय समूहों बोस्नियाक, क्रोएट और सर्ब की पहचान से जुड़ा हुआ है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये भाषाएं भले ही संरचनात्मक रूप से कितनी भी समान क्यों न हो, शायद 90 के दशक के संघर्ष के बाद राष्ट्रीय और जातीय पहचान के मजबूत प्रतीक बन गई हैं। मतलब ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि पहचान का एक अहम हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही बात धर्म पर भी लागू होती है। धर्म यहाँ की पहचान का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुख्य रूप से 3 प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं। इस्लाम, जिसके अनुयायी मुख्यतः बोस्नियाक जातीय समूह के लोग हैं। फिर है सर्ब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म, जिसके अनुयायी मुख्यतः सर्ब जातीय समूह के हैं। और रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म, जिसके अनुयायी मुख्यतः क्रोएट जातीय समूह के हैं। ये धार्मिक और जातीय विविधता, आप कह सकती हैं, देश की पहचान का अभिन्न अंग तो है ही, साथ ही यह इसके इतिहास, समाज और खासकर राजनीति को गहराई से प्रभावित करती आई है। ठीक है, तो अब जरा इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। इसका अतीत काफी घटनापूर्ण और पेचीदा लगता है। संक्षेप में क्या कहानी रही है इस जमीन की? हाँ, इसका इतिहास वाकई कई दौर से गुजरा है और उतार चढ़ाव भरा रहा है। मध्य युग में इसका अपना एक राज्य हुआ करता था, बोस्निया सल्तनत। लेकिन 15वीं सदी में ये शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आ गया और अगले करीब 400 सालों तक उसी का हिस्सा बना रहा। 400 साल, बाप रे। हाँ, काफी लंबा समय। और इस लंबे ऑटोमन दौर ने यहाँ की संस्कृति, वास्तुकला, धर्म और सामाजिक संरचना पर बहुत गहरा असर डाला। इसी दौरान इस्लाम यहाँ प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। और फिर 19वीं सदी के आखिर में सत्ता बदली, है ना? हाँ, 1878 में बर्लिन कांग्रेस के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया
और 1908 में उसने इसे पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह दौर भी अपने साथ पश्चिमी यूरोपीय प्रभाव और आधुनिकीकरण की लहर लेकर आया, लेकिन साथ ही राष्ट्रवाद की भावनाएं भी पनपने लगीं। और इसी दौर में सरायवो एक ऐसी घटना का केंद्र बना जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। मेरा मतलब है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। बिल्कुल सही। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या सरायवो में एक सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा कर दी गई थी। इसी घटना ने ही प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काई। खैर, 2 विश्व युद्धों के बाद 20वीं सदी के मध्य में मार्शल टीटो के नेतृत्व में युगोस्लाविया नाम का एक समाजवादी संघीय गणराज्य बना और बोस्निया और हर्जेगोविना इसके 6 गणराज्यों में से एक बन गया। हाँ, टीटो की युगोस्लाविया में विभिन्न जातीय समूह कुछ हद तक साथ रहे, ऐसा सुना है। लेकिन फिर 90 का दशक आया, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं त्रासद साबित हुआ। हाँ, 1980 में टीटो की मृत्यु के बाद युगोस्लाविया में राष्ट्रीय भावनाएं फिर से उभरने लगीं और 1990 के दशक की शुरुआत में उसका विघटन शुरू हो गया। स्लोवेनिया और क्रोएशिया के बाद मार्च 1992 में बोस्निया और हर्जेगोविना ने भी एक जनमत संग्रह के आधार पर युगोस्लाविया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन इस घोषणा का स्वागत आप कह सकते हैं सभी ने नहीं किया, खासकर बोस्नियाई सर्ब समुदाय के बड़े हिस्से ने, जिन्हें सर्बिया का समर्थन हासिल था। और यहीं से उस भयानक युद्ध की शुरुआत हुई जिसने देश को तहस-नहस कर दिया। दुर्भाग्य से हाँ, स्वतंत्रता की घोषणा के तुरंत बाद देश के 3 प्रमुख जातीय समूहों बोस्नियाक्स, जो मुख्यतः मुस्लिम थे, सर्ब, मुख्यतः ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और क्रोएट्स, मुख्यतः कैथोलिक ईसाई के बीच एक विनाशकारी और बेहद क्रूर युद्ध छिड़ गया। इसे बोस्नियाई युद्ध 1992-1995 के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध जातीय सफाई, नरसंहारों, बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए जाना जाता है। सरायवो शहर की घेराबंदी तो आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी। ये सब सुनने कितना भयानक है। लाखों लोग प्रभावित हुए, जाने गईं, घर छूटे। बिल्कुल, ये युद्ध करीब 3.5 साल तक चला। इसमें अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। ये युद्ध से पहले की आबादी का लगभग आधा हिस्सा था। अंततः बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हस्तक्षेप, खासकर नाटो के हवाई हमलों के बाद, युद्धरत पक्षों को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। नवंबर 1995 में अमेरिका के डेटन, ओहायो में एक शांति समझौता हुआ, जिसे डेटन शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। डेटन समझौता इसने युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन मैंने सुना है कि इसने देश के लिए एक बहुत ही अजीब और जटिल राजनीतिक ढांचा तैयार किया। यहीं पर चीजें शायद सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं ना? हाँ, यहीं पर बोस्निया और हर्जेगोविना की कहानी आज भी सबसे ज्यादा उलझी हुई है। डेटन समझौता युद्ध रोकने में तो कामयाब रहा, लेकिन इसने जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई वो दुनिया की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक मानी जाती है। देश को एक संघीय गणराज्य बनाया गया, लेकिन इसे 2 मुख्य, काफी हद तक स्वायत्त इकाइयों मतलब एंटिटीज में बांट दिया गया। 2 इकाइयां हैं, ये कौन सी हैं, जरा समझाएंगी? हाँ, तो पहली है बोस्निया और हर्जेगोविना फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसमें मुख्य रूप से बोस्नियाक और क्रोएट समुदाय के लोग रहते हैं और ये देश के लगभग 51% क्षेत्रफल पर फैली है। ठीक है। दूसरी इकाई है सर्ब रिपब्लिका, जहां मुख्य रूप से सर्ब समुदाय के लोग रहते हैं और ये देश के लगभग 49% हिस्से को कवर करती है। इन दोनों इकाइयों की अपनी अपनी सरकारें हैं, संसदें हैं, पुलिस बल और दूसरी संस्थाएं हैं। इनके अलावा एक छोटा सा ब्रिजको जिला भी है, जो औपचारिक रूप से दोनों इकाइयों का हिस्सा है, लेकिन असल में स्वशासित है और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की देखरेख में काम करता है। ये तो वाकई काफी बटा हुआ लगता है। क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देश के 2 बड़े हिस्से काफी हद तक अपनी अपनी तरह से चलते हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर फैसले कैसे होते? आपका अंदाजा सही है। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और निर्णय लेना बेहद जटिल है। देश का जो सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है वो एक 3 सदस्यीय राष्ट्रपति परिषद है। 3 सदस्य? हाँ, इसमें तीनों प्रमुख संवैधानिक जातीय समूहों से यानी
एक बोस्नियाक, एक क्रोएट और एक सर्ब्स से एक एक सदस्य चुना जाता है। ये तीनों सदस्य बारी-बारी से हर 8 महीने में राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। राष्ट्रीय संसद भी 2 सदनों वाली है और उसमें भी जातीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बहुत जटिल नियम है। 3 राष्ट्रपति एक साथ, ये तो सुनने में ही बहुत अजीब है। इसका मकसद क्या था और असल में काम कैसे करता है ये सिस्टम? देखिए, मकसद तो यही था कि युद्ध के बाद किसी भी एक जातीय समूह का दबदबा ना हो और सभी प्रमुख समूहों को सत्ता में भागीदारी और सुरक्षा का एहसास हो। ये एक तरह से शक्ति साझाकरण मतलब पावर शेयरिंग का एक चरम रूप है। लेकिन यहाँ जो आकर्षक और विरोधाभासी स्थिति है वो ये है कि यही व्यवस्था जो शांति लाने और बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, आज देश के प्रभावी शासन, आर्थिक सुधारों और यूरोपीय संघ में शामिल होने जैसी महत्वाकांक्षाओं में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन गई है। तीनों राष्ट्रपतियों और विभिन्न स्तरों पर मौजूद वीटो शक्तियों के कारण फैसले लेना अक्सर बहुत धीमा, मुश्किल और राजनीतिक गतिरोध का शिकार हो जाता है। तो मतलब शांति की कीमत एक तरह से ठहरी हुई या रुकी हुई व्यवस्था के रूप में चुकानी पड़ रही है। इस जटिल और कभी-कभी ठप पड़ जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, वहां के आर्थिक हालात कैसे हैं? इसका सीधा और गहरा असर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता और जटिल निर्णय प्रक्रिया जाहिर है निवेशकों को हतोत्साहित करती है और बड़े आर्थिक सुधारों को लागू करना मुश्किल बना देती है। मुद्रा की बात करें तो बोस्नियाई कन्वर्टेबल मार्क BAM है, जिसे स्थानीय लोग मार्का कहते हैं। ये स्थिरता के लिए यूरो से जुड़ी हुई है। अच्छा, यूरो पेग है। हाँ, अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में धातु उद्योग है, खासकर एल्यूमीनियम, लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, कृषि और कपड़ा उद्योग शामिल हैं। हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग में भी धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन चुनौतियां भी जरूर होंगी, खासकर युद्ध की विरासत को देखते हुए। बिल्कुल, देश आज भी कई गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। युद्ध के दौरान जो बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ था, उसका पुनर्निर्माण अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। एक बड़ी समस्या बारूदी सुरंगों की है, जो युद्ध के दौरान बिछाई गई थीं और आज भी बड़े इलाकों में खतरा बनी हुई हैं, जिससे खेती और विकास कार्य बाधित होते हैं। ओह, ये तो अब तक है? हाँ, दुर्भाग्य से बेरोजगारी दर खासकर युवाओं में बहुत ज्यादा है, जो यूरोप में सबसे ऊंची दरों में से एक है। इसके चलते बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा बेहतर मौकों की तलाश में देश छोड़कर जा रहे हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और हाँ, भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है। यह तो काफी निराशाजनक तस्वीर लग रही है। क्या कुछ सकारात्मक पहलू या संभावनाएं भी हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है। जैसा मैंने कहा, पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश की खूबसूरत नदियां, पहाड़ और ऐतिहासिक शहर पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, अगर बुनियादी ढांचा और स्थिरता बेहतर हो। इसके अलावा देश में जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर उत्पादन की अपार क्षमता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी तेज बहने वाली नदियां हैं। इस क्षमता का अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ है कि स्थायी राजनीतिक स्थिरता, जातीय समूहों के बीच बेहतर सहयोग और गहरे संरचनात्मक सुधार ही आर्थिक प्रगति की कुंजी हैं। इनके बिना विदेशी निवेश आकर्षित करना और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटना बहुत मुश्किल होगा। इतिहास और राजनीति की इन गंभीर बातों के बाद चलिए थोड़ा रुख बदलते हैं। यहाँ की संस्कृति और घूमने फिरने लायक जगहों के बारे में कुछ बताइए। आपने सरायवो का जिक्र किया था, यूरोप का यरूशलेम, ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। सरायवो वाकई एक खास शहर है। ये अपने आप में पूर्व और पश्चिम मतलब ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन विरासतों का जीता जागता म्यूजियम है। आप यहाँ कुछ ही कदमों की दूरी पर भव्य मस्जिदें, पुराने ऑर्थोडॉक्स चर्च, बड़े कैथोलिक कैथीड्रल और ऐतिहासिक सिनेगॉग देख सकते हैं। शहर का दिल है इसका पुराना तुर्की बाजार बशचर्शिया। वहाँ तांबे के कारीगरों की दुकानें हैं, पारंपरिक कहवाखाने हैं और स्वादिष्ट स्थानीय भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट्स हैं। ये ऑटोमन काल की आत्मा को महसूस करने की जगह है। अरे वाह, युद्ध के निशानों के बीच इस तरह की सांस्कृतिक जीवंतता, ये शहर की अदम्य जिजीविषा को दिखाता है। और सरायवो के अलावा मुस्तार का भी नाम अक्सर सुनने में आता है।
हाँ, मोस्टार हर्ज़ेगोविना क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और अपने प्रतिष्ठित स्टारी मोस्ट यानी पुराने पुल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये पुल 16वीं सदी में ऑटोमन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना था, जो नरेत्वा नदी के फिरोजा हरे पानी के ऊपर शान से खड़ा था। दुखद रूप से इसे 1993 में बोस्नियाई युद्ध के दौरान क्रोएट सेना द्वारा जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। ओह, सच में? हाँ, लेकिन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इसे ठीक उसी पुरानी तकनीक और सामग्री का उपयोग करके फिर से बनाया गया और 2004 में दोबारा खोला गया। आज ये न केवल एक खूबसूरत पुल है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और फिर सुलह का एक शक्तिशाली प्रतीक भी माना जाता है। उस पुल का दोबारा बनना वाकई उम्मीद जगाता है। और प्रकृति प्रेमियों के लिए क्या खास है? बाल्कन क्षेत्र तो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना ही जाता है। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना इस मामले में निराश नहीं करता। ये देश पहाड़ों, घने जंगलों, साफ नदियों और झीलों से भरा पड़ा है। स्कीइंग के शौकीनों के लिए सरायेवो के पास जाहोरिना और ब्यालाशनित्सा पर्वत हैं। आपको याद होगा 1984 के शीतकालीन ओलंपिक खेल सरायेवो में ही हुए थे। अरे हाँ, बिल्कुल। ये पर्वत उन्हीं खेलों के मेजबान थे। राफ्टिंग और कायाकिंग के लिए नरेत्वा और ऊना नदियां बहुत लोकप्रिय हैं, जो खूबसूरत घाटियों और कैनियन से होकर गुजरती हैं। एक और अद्भुत जगह है ब्लागाई गांव, जो मोस्टार के पास है। यहाँ बूना नदी एक विशाल चट्टान के नीचे बनी गुफा से निकलती है और ठीक उसके बगल में एक ऐतिहासिक सूफी दरगाह टेक्के है, जो लगभग 600 साल पुरानी बताई जाती है। ये नज़ारा बेहद शांत और मनमोहक है। वाह, सुनने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और संस्कृति की बात करें तो जैसा हमने पहले भी कहा, यहाँ ऑटोमन, ऑस्ट्रो-हंगेरियन और स्लाव संस्कृतियों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। ये यहाँ की वास्तुकला में झलकता है, जहाँ मस्जिदों के मीनारें चर्च के शिखरों के साथ दिखती हैं। खान पान बहुत स्वादिष्ट और कह सकते हैं विविध है। सेवापी तो जरूर आजमाना चाहिए। ये कबाब जैसे मांस के छोटे रोल होते हैं, जिन्हें सोमुन नामक नरम फ्लैट ब्रेड में प्याज और आयवार, लाल मिर्च की चटनी के साथ परोसा जाता है। अच्छा, सेवापी? हाँ, ब्यूरेक एक और लोकप्रिय स्नैक है, जो मांस, पनीर या पालक से भरी एक परतदार पेस्ट्री होती है। पारंपरिक संगीत में सेवदालिंका का खास स्थान है। ये धीमी, उदास धुन वाले प्रेम गीत होते हैं, जिनमें गहरी भावनाएं होती हैं। और यहाँ सभी प्रमुख धार्मिक त्योहार, रमज़ान, ईद, क्रिसमस, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों, और ईस्टर पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं, जो इसकी बहुसांस्कृतिक सामाजिक ताने बाने को दर्शाता है। यह सब सुनकर लगता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद संस्कृति और जीवन यहाँ अपनी राह बना ही लेते हैं। तो आज के संदर्भ में इन सब का क्या मतलब है? मतलब बोस्निया और हर्ज़ेगोविना आज कहाँ खड़ा है और भविष्य की दिशा क्या दिखती है? आज बोस्निया और हर्ज़ेगोविना एक चौराहे पर खड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। ये देश यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का आकांक्षी है और दिसंबर 2022 में इसे उम्मीदवार देश का दर्जा भी मिल गया है। अच्छा, तो ये ईयू कैंडिडेट है? हाँ, लेकिन सदस्यता की राह लंबी और चुनौतियों भरी है। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए जो जरूरी राजनैतिक, आर्थिक और न्यायिक सुधार हैं, उनको लागू करना डेटन द्वारा बनाई गई जटिल और खंडित राजनीतिक संरचना के कारण बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। विभिन्न स्तरों पर मौजूद वीटो शक्तियां और जातीय आधार पर बंटी राजनीति अक्सर सुधारों को रोक देती हैं। तो क्या देश उसी डेटन समझौते में फंसा हुआ है जिसने उसे शांति दी थी? ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और देश के भीतर और बाहर इस पे लगातार बहस होती रहती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या डेटन समझौता, जो युद्ध समाप्त करने के लिए जरूरी था, अब देश को एक आधुनिक, कार्यात्मक और एकीकृत यूरोपीय राज्य बनने से रोक रहा है? क्या इस व्यवस्था में सुधार संभव है या इसे बदलने की जरूरत है? विभिन्न जातीय समूहों के बीच विश्वास बहाली, अतीत के घावों को भरना और एक साझा भविष्य के लिए सहमति बनाना अभी भी जारी प्रक्रियाएं हैं, जिनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और हाँ, राष्ट्रवादी बयानबाजी और बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप भी स्थिति को और जटिल बना देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो बोस्निया और हर्ज़ेगोविना एक ऐसी जगह है जहां अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है,
लेकिन यह अपने मुश्किल अतीत के सायों, गहरे ऐतिहासिक घावों और दुनिया की शायद सबसे जटिल राजनीतिक प्रणालियों में से एक के साथ भी जी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा देश है जो लगातार अपने अतीत से जूझ रहा है और साथ ही एक बेहतर, स्थिर और समृद्ध भविष्य की तलाश में है। ये देखना और सोचना वाकई विचारणीय है कि ये देश अपनी आंतरिक जातीय राजनीतिक जटिलताओं और यूरोपीय एकीकरण जैसी बाहरी आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे साध पाता है। विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और उस जटिल राजनीतिक ढांचे के बीच सामंजस्य बिठाना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता भी। बosnia और हर्ज़ेगोविना की इस गहरी और परतदार कहानी को समझने की इस कोशिश में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको इस पेचीदा लेकिन बेहद आकर्षक देश के बारे में सोचने और जानने के लिए कुछ नया दे पाई होगी।